उत्तर मौर्य काल। इसमें सबसे पहले शुंग वंश, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृद्धरथ की सैन्य निरीक्षण के समय हत्या कर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्यों के पश्चात 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक लगभग 112 वर्षों तक शुंगों ने शासन किया। पुराणों में लिखा है कि मौर्यों की 10 पीढ़ियां 137 वर्ष शासन करेगी और उसके पश्चात उस भूमि पर शुंगों का अधिकार हो जाएगा। सेनापति पुष्यमित्र वृद्धरथ को पदच्युत करके 36 वर्ष तक शासन करेगा। बाण कवि ने हर्षचरित में लिखा है कि सेनापति पुष्यमित्र ने अपने स्वामी वृद्धरथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण करते समय कुचल डाला, क्योंकि वह राज्य शपथ निभाने में असमर्थ था। मौर्य नरेश अब जनहित की रक्षा करने में असमर्थ रहे। इधर यूनानी आक्रमणकारी पाटलिपुत्र तक बढ़ आए थे और देश में असंतोष व्याप्त था। अतः पुष्यमित्र को राज्य प्राप्त करने में देर नहीं लगी। शुंग इतिहास के स्रोत पुराण, बाण का हर्षचरित तथा पतंजलि का महाभाष्य शुंगों के इतिहास के मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त 14वीं शताब्दी का जैन लेखक मेरुतुंग की थेरावली से भी कुछ सामग्री प्राप्त होती है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में भी पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ तथा विदर्भ राज के साथ अग्निमित्र की लड़ाई का वर्णन है। इसके अतिरिक्त धनदेव के अभिलेख से पुष्यमित्र द्वारा दी गई घोड़ों की बलि का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक राज्य किया, अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी मृत्यु के समय वह वृद्ध रहा होगा। विभिन्न उल्लेखों से इस तथ्य का भी पता चलता है कि न केवल उसके पुत्र नहीं बल्कि उसके पौत्र ने भी देश के प्रशासन में भाग लिया था। सबसे पहले यवनों से युद्ध। पुष्यमित्र ने राज्य को घोर संघर्ष के बाद प्राप्त किया था। ऐसा अनुमान है कि उसके 2 यवन युद्ध लड़ने पड़े। पहला युद्ध उसे तब लड़ना पड़ा जब अपने राज्य की सीमा जड़े जमा रहा था, और दूसरा युद्ध तब जब उसका राज्य चरम सीमा को पहुंच चुका था। पहले यवन युद्ध का वर्णन गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता में वर्णित यवनों का आक्रमण अत्यंत भीषण बताया गया है। साकेत, पांचाल तथा मथुरा को विजय करते हुए यवन आक्रामक पाटलिपुत्र तक आ पहुंचे। यवन सेनापति को तो नगर की प्राचीर में घुसने से पूर्व ही परास्त कर दिया गया, या वह भयभीत होकर युद्ध बिना ही लौट गया। इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि पुष्यमित्र को किसी यवन आक्रमणकारी के आगे घुटने टेकने पड़े हो। गार्गी संहिता में इस यवन आक्रमणकारी का नाम डेमेट्रियस उल्लेखित है, और ऐसा बताया जाता है कि वह विदेशी सेनापति पाटलिपुत्र की सीमाओं तक पहुंचा। पुष्यमित्र की राजधानी पर विदेशी आक्रमणकारी अधिकार नहीं कर सके। डेमेट्रियस आक्रमणकारियों का नेता बताया जाता है। डेमेट्रियस के अपने राज्य में अव्यवस्था फैलने के कारण उसे भारत से लौटना पड़ा। बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया था। डेमेट्रियस को अपने शत्रु से लोहा लेने के लिए प्रस्थान करना पड़ा। कालिदास के मालविका अग्निमित्र में यवनों के साथ दूसरे संघर्ष का उल्लेख है। तब तक पुष्यमित्र वृद्ध हो गया होगा। पुष्यमित्र का पौत्र इस समय सिंधु नदी के तट पर होने वाले युद्ध में यवनों से लड़ा था। वसुमित्र ने यवन सेनापति मिनांडर को परास्त किया। यह उल्लेखनीय है कि मिनांडर को सिकंदर से भी अधिक राष्ट्रों को विजित करने का श्रेय प्राप्त है। वह डेमेट्रियस के बाद आया था। मुद्राओं से भी ज्ञात होता है कि उसका राज्य मथुरा तक फैला हुआ था। विदर्भ के साथ युद्ध। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में विदर्भ के विरुद्ध विदिशा के राज्य प्रतिनिधि के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये विदिशा का राज्य प्रतिनिधि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र था। ऐसा कहा जाता है कि विदर्भ साम्राज्य नया ही था और उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई थी। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ, जिसे पुष्यमित्र ने पदच्युत कर दिया था, विदर्भ नरेश यज्ञसेन का संबंधी बताया गया है। संभव है कि वृद्धरथ के समय यज्ञसेन विदर्भ का गवर्नर रहा हो और पुष्यमित्र के राज्य लेने के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया हो। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन गुप्त रूप से अग्निमित्र से भेंट करने विदिशा आ रहा था, किंतु वह मार्ग में ही सीमा के पास पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया।
अग्निमित्र ने यज्ञसेन से माधवसेन को छोड़ने के लिए कहा। यज्ञसेन ने उत्तर में अपने एक बहनोई मौर्य मंत्री को की मुक्ति की मांग की। इस पर घमासान युद्ध हुआ और अग्निमित्र ने वीरसेन को विदर्भ के विरुद्ध सेनापति नियुक्त किया। इस युद्ध में यज्ञसेन की हार हुई और माधवसेन को मुक्ति मिली। विदर्भ उन दोनों ने बांट लिया और वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी। अश्वमेध यज्ञ। अयोध्या के शिलालेख बताते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मालवी का अग्निमित्रम में वर्णित अश्वमेध यज्ञ उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में किया था। महाभाष्य के कर्ता पतंजलि उसके पुरोहित थे। महाभाष्य में लिखा भी है कि यह पुष्यमित्रम यजामहे, यानी कि यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अश्वमेध यज्ञ संभवतः पुष्यमित्र के राज्य ग्रहण करने पर या पाटलिपुत्र को यवनों से मुक्त कराने के अवसर पर किया गया होगा, और द्वितीय अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मालवी का अग्निमित्र में मिलता है। इसमें मालवी का अग्निमित्र में मिलता है। इसमें लिखा है कि मेरी प्रार्थना है कि तुम स्वस्थ रहो। यज्ञ वेदी से सेनापति पुष्यमित्र विदिशा स्थित अपने पुत्र को संदेश भेजता है कि तुम्हें ज्ञात हो कि मैंने राजसूय यज्ञ करने के उपरांत एक अश्व को समस्त बाधाओं अथवा बंधनों से मुक्त कर छोड़ा है। इस अश्व को 1 वर्ष पश्चात आना था, इसलिए मैंने 100 राजपूतों सहित वसुमित्र को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। सिंधु नदी के दाएं तट पर विचरण करते हुए इस अश्व को यवनों द्वारा पकड़ लिया गया था। इसके इसी कारण दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। तब वीर धनुधर वसुमित्र ने शत्रुओं को पराजित किया और अश्व को उनसे छीन लिया। इसी की उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने द्वितीय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। शुंग काल का महत्व। डॉक्टर राय चौधरी का कहना है कि पुष्यमित्र के वंशजों का राज्य भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के इतिहास में एक महत्वशाली युग का प्रवर्तक था। मध्य देश को भयभीत करने वाले यवनों के नवीन आक्रमण रुक गए और सीमा प्रांत के यूनानी ने अपने सैल्यूकसी पूर्वजों की नीति अपना ली। धर्म, साहित्य और कला के क्षेत्र में इतना कार्य हुआ कि उसकी तुलना गुप्त काल से की जा सकती है। डॉक्टर वी एस स्मिथ कहते हैं कि पुष्यमित्र का स्मरणीय अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण धर्म के उस पुनरुद्धार की ओर संकेत करता है जो 5 शताब्दियों के बाद समुद्रगुप्त और उसके वंशजों के समय उभरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शुंगों ने ही देश को यवन आक्रमण से बचाया। अगर शुंग देश में मजबूत राज्य स्थापित कर यवनों को मार नहीं भगाते तो वे समस्त उत्तरी भारत पर उसी समय अपना अधिकार जमा लेते। शुंग काल भवन निर्माण कला में भी एक नया युग लेकर आया। शुंग काल में बौद्ध स्तूपों के लकड़ी के जंगले पत्थरों के जंगलों में बदल गए और शानदार प्रस्तर द्वार भी बने। भारूद के जंगलों ने शुंग काल को अमर बना दिया। फाउचर कहते हैं कि विदिशा के हाथीदांत के कारीगरों ने ही अपनी निकटवर्ती सीमा में सांची के अमर स्मारक द्वारों को बनाया। शुंग काल के अमर स्मारकों में कुछ है। पूना के निकट भज स्थित एक विहार, भज में पुराने विहार कैनिकट का एक बड़ा चैत्य और चट्टान में कटे स्तूप, अजंता में चैत्य कक्ष नंबर 9, अमरावती में एक स्तूप, भारूत में वृक्ष देवता, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ, चक्राम या विहार को घेरे हुए बौद्ध गया का जंगला, नासिक का चैत्य कक्ष आदि। इसके अतिरिक्त मध्य रेलवे के बीना और भोपाल जंक्शन स्टेशनों के बीच में भिलसा के समीप स्थित सांची का महान स्तूप और इसका कटघरा शुंग काल के हैं। आंध्रों के काल में 4 खुदे हुए द्वार बनाए गए थे। इन द्वारों से महान स्तूप की शोभा में 4 चांद लग गए। ये सांची के सभी खंडरों के महत्व को भी बढ़ाते हैं। उत्तर भारत की प्लस्तर की कला के इतिहास में उनका स्थान अद्वितीय है। उनका सा सौंदर्य चित्रण तथा मूर्ति कथांकन किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलता है। स्तूप के सादे और गोलार्ध ढांचे तथा कटघरों के भारी खंभों की सादी स्थूलता की तुलना में ये द्वार अत्यधिक प्रभावी तथा आकर्षक लगते हैं। प्रत्येक द्वार में सीधे स्तंभ है। उनका कुछ भाग वर्गाकार है। खंभों के ऊपरी मस्तक से
और उनके ऊपर 3 समानांतर चौरस और चौकोर पत्थर टिके हैं। उन पत्थरों पर लहरिया चित्र भी बने हैं। उन 3 पत्थरों के बीच में 2 वर्गाकार ठप्पे हैं, जिनमें से गुजरती हुई 3 छोटी छोटी पंक्तियां दिखाई देती हैं। द्वारों के विभिन्न अंगों की प्राप्य एवं प्रत्यक्ष स्थान पर सुंदर खुदाई की गई है और शेष स्थान पर कथानक किया गया है। उनके खंभों के मस्तक को खड़े पशुओं से सजाया गया है। उनमें यक्ष एक पेड़ के नीचे भव्य आकृति में खड़ा है। खंभों के ऊपर नीचे लगने वाले चौरस और चौकोर पत्थरों के बीच के स्थान पर भी परियों की तस्वीरें हैं, जिनके साथ राजसी हाथी और गरज से शेर हैं। अन्य रिक्त स्थानों में घुड़सवार और हाथी सवार तथा शेरों और अन्य पशुओं की मूर्तियां हैं। केंद्र में सबसे ऊपर धर्मचक्र यक्षों के साथ कलात्मक रूप से हाथी या शेरों पर टिका हुआ है। स्तंभों और उन पर लगाने के चौरस चौकोर पत्थरों पर कथांकन किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कथाओं, कहानियों और उनकी शिक्षाओं को बड़े ही कलात्मक ढंग से उपस्थित किया गया है। वहाँ पर अनेक कहानियों और दृश्यों को दिखाया गया है। वे बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं अर्थात उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु से संबंधित है। जातकों की कथाएं भी वहाँ अंकित की गई है। पुराने मूर्तिकारों ने इन दृश्यों को पत्थर में इस प्रकार उभारा है कि वे साकार हो उठे हैं। आज का प्रत्येक दर्शक उनकी प्रशंसा करता नहीं थकता है। सभी द्वार यद्यपि पत्थर के हैं, लेकिन ऐसे मालूम होते हैं कि उनके सभी अंग लकड़ी के हैं। यह उस काल की कला से संबंध है जब कारीगर पहले लकड़ी पर खुदाई करते थे और उन्होंने पत्थर पर खुदाई करना आरंभ किया था।